So hi, I myself RK Dubey and you are watching my channel RK Allahabadi. You are most welcome in my channel. तो आपने बहुत सारा पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रखा होगा और बहुत सारे एजुकेटर्स और टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्दावली और वाक्य आ ई ए पर समाप्त होते हैं उन्हें पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। आपने एग्जैक्ट सही पढ़ा है। हाँ, थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहता हूं। मैं कॉन्सेप्ट लेवल पर आपको ले चलने की कोशिश करूंगा कि पास्ट इंडिफिनिट वास्तव में है क्या, इसका दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। आज का विषय वस्तु हमारा, जैसे कि मैं कह भी चुका हूं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस? पास्ट का मतलब भूत, इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित, टेंस का मतलब काल। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है अनिश्चित भूतकाल। यानी पास्ट इंडिफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अनिश्चित भूतकाल। यानी बीते हुए समयों में जो कार्य हुआ उसमें अनिश्चितता पाई गई। जैसे मैंने कह दिया रवि स्कूल जाता था, इसका मतलब बीते हुए समय में जाता था। और वो कब जाता था, किस स्कूल जाता था, कैसे जाता था, क्या सेंटेंस से क्लियर है? नहीं क्लियर है। और जो क्रियाएं क्लियर नहीं होती हैं वो डिफिनिट होंगी या इनडिफिनिट होंगी? तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि वो इनडिफिनिट होंगी यानी अनिश्चित होंगी। जैसे मैंने कह दिया कि मीरा क्रिकेट खेलती थी, यानी बीते हुए समय में खेलती थी। अब आप ही बताइए भैया कि मीरा कब क्रिकेट खेलती थी? क्लियर है? नहीं क्लियर है। अच्छा ये बताइए कि मीरा कहाँ क्रिकेट खेलती थी, किसके खिलाफ खेलती थी, क्यों खेलती थी? सारी चीजें क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। जो चीज क्लियर है वो डिफिनिट, जो चीज क्लियर नहीं है वो इनडिफिनिट। एक तरीका ऐसे हो गया कि आप ऐसे पता करेंगे कि यदि बीते हुए समयों में कार्य कब कहां कैसे हुआ ये क्लियर ना हो, डिफिनिट ना हो, तो जाहिर सी बात है वह सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन आप ऐसे भी समझेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में प्रायः, ध्यान से समझिएगा, ये तरीका बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर जगह यही बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्दावली या वाक्य जो है आ ई ए पर समाप्त हो, यानी वाक्य का जो लास्ट टोन हो वो आ ई ए पर समाप्त हो, तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि सुरेश स्कूल जाता था, तो ता था। मीरा गाना गाती थी वे युद्ध लड़ते थे, यानी ता था ती थी ते थे आ गया। या मैंने कह दिया कि मीरा स्कूल गई, वह स्कूल जाता था, ठीक है ना, वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, ठीक है। रवि क्रिकेट खेलता था या रवि क्रिकेट खेला, ठीक है ना। मीरा गाना गाती थी या मीरा गाना गाई। तो कहने का मतलब यह है ता था ती थी ते थे आदि शब्द या वाक्य आ ई ए पर समाप्त होते हैं तो उन्हें हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं या समझते हैं। तो इस प्रकार के यदि वाक्य आ जाते हैं तो हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने का नियम क्या होता है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है प्लस और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डिड के रूप में छिपी रहती है। क्या होती है? डिड के रूप में छिपी रहती है। तो आप कहेंगे कि फिर छिपी रहती है तो लगती कब है? आखिर में वो हमेशा छिपी ही रहेगी क्या? नहीं, छिपी हमेशा नहीं रहती है, वह लगती है। कब लगती है? यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तब तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी ये हेल्पिंग वर्ब कब लगती है? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। यानी यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहता है तब तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, अदरवाइज ये छिपी रहती है। अच्छा, जब ये छिपी रहती है तो मेन वर्ब का हमारा सेकेंड फॉर्म लगता है, यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगा? मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पूरे टेंस में केवल पास्ट इंडिफिनिट ही एक ऐसा है जहां मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। कहां? असर्टिव के अफर्मेटिव में। लेकिन असर्टिव का जैसे नेगेटिव बना वहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी, और जब हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती है तो ध्यान से समझिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी यदि ये हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ध्यान से समझना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, पास्ट इंडिफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगता है। लेकिन कब फर्स्ट फॉर्म लगता है? जब डिड का प्रयोग हुआ रहेगा। जब डिड का प्रयोग हुआ रहेगा यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तब मेन वर्ब की केवल आप फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, और जब डिड का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाइएगा। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यही होता है इसके अनुवाद करने का नियम। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसकी एक ही है, डिड ही है, तो अब हमारा सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे
सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर, सबके साथ डिड ही लगाना भैया, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो आइए हम बात करके देख लेते हैं। मैंने कह दिया कि मीरा पत्र लिखती थी, तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट क्या हो गया, मीरा। मीरा, अब ध्यान से समझिए कि मीरा पत्र लिखती थी, क्या यह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है? नहीं है। इसका मतलब यह असर्टिव का अफर्मेटिव है, यानी स्वीकार कर रहे हैं कि मीरा पत्र लिखती है। तो स्वीकारात्मक, और स्वीकारात्मक का मतलब असर्टिव, सॉरी स्वीकारात्मक का मतलब अफर्मेटिव। और जब अफर्मेटिव हुआ तो जाहिर सी बात है ये डिड क्या होगी, छिपी रहेगी। छिपी रहेगी तो मेन वर्ब का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म, यानी मीरा राइट का सेकंड फॉर्म रोट। मीरा रोट, और उसके बाद क्या लिखती थी, अ लेटर। मीरा रोट अ लेटर। अब आ गया ऐसे, मान लीजिए कि मीरा पत्र नहीं लिखती थी, तो आ गई नेगेटिव बात। और जब नेगेटिव आ गई तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी। तो सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट मीरा, उसके बाद डिड, उसके बाद हमें नॉट भी लगाना है, क्योंकि मीरा पत्र नहीं लिखती थी, ये एग्जांपल बोला गया है। और नॉट हमेशा कहां लगता है, मेन वर्ब के पहले लगता है। तो आप लगा दीजिए मीरा डिड नॉट राइट अ लेटर। मीरा डिड नॉट राइट अ लेटर। अब ध्यान से समझिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया तो देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, और यहां देखिए डिड नहीं लगा था तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था। ये पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा याद रखिए। अब आ गया, क्या मीरा पत्र लिखती थी? तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देना है। यानी जब इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पहले आ जाता है। सिंपल सी बात है, डिड कैपिटल लेटर्स हो जाएगा, मीरा राइट अ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब ध्यान से समझने की बात है, देखिए डिड लगा है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तभी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, अदरवाइज ये छिपा रहेगा। और यदि यह छिपा रहेगा तो अनुवाद करने का नियम क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये रहा। अच्छा, मान लीजिए ऐसे आ गया कि ये तो मैंने ऐसे बोला कि मीरा पत्र लिखती थी, तो कंफर्म हो गया। मान लीजिए पूछने वाले ने ऐसे पूछ दिया कि मीरा पत्र लिखती तो थी, वह स्कूल जाता था, न पूछकर उसने पूछ दिया वह स्कूल जाता तो था। बाद में जोर दे दिया गया। सेंटेंस को प्रेशराइज जब कर दिया जाता है तो वहां हेल्पिंग वर्ब अपने आप लग जाता है। तो देखिएगा, यानी मीरा आ गया ऐसे कि मीरा पत्र लिखती तो थी, मीरा डिड। अब जब हेल्पिंग वर्ब लग गया तो जाहिर सी बात है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, मीरा डिड राइट अ लेटर। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो नेगेटिव नहीं आया, कि यहां तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात नहीं आई, बस इतना आ गया कि मीरा पत्र लिखती तो थी, इतनी ही बात आई और आपने डिड लगा दिया। और इसमें कहीं नॉट और क्या, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ये तो आया ही नहीं है। तो हाँ, यहां नहीं आता है। ध्यान से समझिएगा, जब सेंटेंस को प्रेशराइज कर दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से इसका यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कह दिया सुरेश स्कूल जाता था, तो सुरेश वेंट टू स्कूल, लेकिन आ गया कि सुरेश स्कूल जाता तो था, तो सुरेश डिड गो टू स्कूल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने ये बनाकर देख लिया। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्रम में हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है। ये तो रही वो बातें जो सभी अध्यापक पढ़ा देते हैं और जनरली लोग पढ़ाते हैं और आप लोग खूब पढ़ते हैं। अब वो बातें हम लोग देखेंगे जो आपको पढ़ने को नहीं मिलती हैं। ठीक है ना? जैसे सबसे पहली बात यह है कि यदि पास्ट टेंस में क्रिया होती तो थी लेकिन कंटिन्यूटी के साथ होती थी। जैसे मैंने कह दिया कि राहुल पत्र लिखता रहता था। देखिए, मीरा पत्र लिखती थी, ऐसे ना आकर आ गया कि मीरा पत्र लिखती रहती थी। इसका मतलब यह है कि लिखती तो थी लेकिन कंटिन्यूटी के साथ लिखती थी। वह स्कूल जाता था, न आकर आ गया कि वह स्कूल जाता रहता था। जैसे मैंने कह दिया कि बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, ये ना आकर ऐसे आ गया कि बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते थे। ऐसे आ गया कि मोहन दौड़ता था, अब ऐसे ना आकर आ गया कि मोहन दौड़ता रहता था। तो जब इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं, बीते हुए समयों में कोई कार्य अनिश्चितता के साथ लगातार चलता रहता है, तो वहां कीप का प्रयोग करते हैं और कीप का सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट। इसका मतलब यह है, जैसे मैंने कह दिया मीरा पत्र लिखती रहती थी, तो देखिए मीरा पत्र
लिखती, एक तो अभी आपने पढ़ा लिखती थी, ये लिखती थी नहीं आएगा, मीरा पत्र लिखती रहती थी, रहती थी। आ गया कि मोहन क्रिकेट खेलता था, ऐसे नहीं आएगा, मोहन क्रिकेट खेलता रहता था। सोहन बाजार जाता था, ऐसे ना आकर सोहन बाजार जाता रहता था। मैं गाना गाता था, ऐसे ना आकर मैं गाना गाता रहता था। यदि इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे तो हम कीप का प्रयोग करते हैं, और चूंकि बीते हुए समयों में है तो कीप का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा केप्ट। अब देखिए यहां केप्ट ऑन का प्रयोग हो जाएगा। आप सिंपल सी बात लिखिए, मीरा केप्ट ऑन, अब लिखना राइट, राइटिंग अ लेटर। मीरा केप्ट ऑन राइटिंग अ लेटर। अब दूसरा मान लीजिए, इसको और तरीके से कैसे बना सकते हैं। पहला तो केईपीटी होता है, मीरा केप्ट ऑन राइटिंग अ लेटर, एक तरीका हो गया। दूसरा इसको ऐसे कहा जा सकता है, गो का प्रयोग कर देते हैं, गो ऑन का प्रयोग, केप्ट ऑन का प्रयोग ना करके गो ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब गो ऑन का प्रयोग करेंगे, चूंकि पास्ट में जाएगा तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, इसलिए यहां वेंट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह लीजिए मीरा वेंट ऑन राइटिंग अ लेटर। ये तो दो तरीका है, तीसरा तरीका सुनिए, ऐसे कह दीजिए मीरा, अब वेंट ऑन का प्रयोग न करके, देखिए सबसे पहले करते क्या है, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर केप्ट ऑन लगाते हैं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आप तुरंत सीख जाएंगे। देखिए सब्जेक्ट लगाते हैं, या तो केप्ट ऑन न लगाकर वेंट ऑन लगा दीजिए, फिर आईएनजी लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, इस तरह से बनाते हैं। दूसरा आप कंटिन्यूड का प्रयोग कर सकते हैं। कंटिन्यूड का मतलब लगातार, और कंटिन्यूड यानी सेकंड फॉर्म, यानी आप कह दीजिए मीरा कंटिन्यूड राइटिंग अ लेटर। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, रिमेन का प्रयोग कर दीजिए, यानी रिमेन का सेकंड फॉर्म लगा दीजिए रिमेंड, तो यानी ये चौथा तरीका हो जाएगा। एक ही सेंटेंस को चार तरीके से आप बना रहे हैं। मीरा रिमेंड, मीरा रिमेंड राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही सेंटेंस को चार तरीके से, यानी यदि बीते हुए समय में कोई कार्य होता रहता था, इस सेंस में आए, जैसे मैंने कह दिया मैं गाना गाता रहता था, मैं गाना गाता रहता था, तो आई केप्ट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई वेंट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई कंटिन्यूड सिंगिंग अ सॉन्ग, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई रिमेन्ड सिंगिंग अ सॉन्ग। एक बार और सुनिए, मैंने कह दिया कि मोहन दौड़ता रहता था, यानी बीते हुए समय में कोई कार्य होता तो था लेकिन लगातार नेचर में होता था। तो सुनिएगा कि मोहन केप्ट ऑन रनिंग, मोहन वेंट ऑन रनिंग, मोहन कंटिन्यूड रनिंग, मोहन रिमेन्ड रनिंग। इन प्रकारों से आप इसको बना सकते हैं। आइए आगे की ओर यात्रा पूरा करते हैं अपनी, और यहां चलते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आप अभी कभी नहीं पढ़े होंगे उसको पास्ट इंडिफिनिट में देखते हैं, और आपको, हमें ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिए जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, इसका मतलब बीते हुए समयों में कार्य का होना पाया जाएगा। आप कहेंगे बीते हुए समय में कार्य का होना पाया गया, इसका मतलब सर आप यह बताना चाह रहे हैं कि बीते हुए समय में कार्य पूरा हो गया। और यदि बीते हुए समय में कार्य पूरा हो गया तो बीता हुआ समय पास्ट, और पूरा का मतलब परफेक्ट, तब तो इसका मतलब सर जी पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आप पूछ देंगे खट से। मैंने कहा देखो बाबू, अभी पास्ट परफेक्ट पर हम आए नहीं हैं, जब पास्ट परफेक्ट पर मैं आऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए। बीते हुए समय में यदि कोई कार्य पूर्ण हो गया, बीते हुए समय में कोई कार्य पूर्ण हो गया है, और उसके साथ बीते हुए समयों से संबंधित क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण पदबंध लगे हो, तो ध्यान से समझिएगा, वहां पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का नहीं करते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि फिर पास्ट परफेक्ट कहां लगता है, तो सुनिए, पास्ट परफेक्ट यह बताता है बीते हुए समयों में कोई कार्य संपन्न तो हुआ है लेकिन एक निश्चित समय के पहले समाप्त हुआ है। जैसे मैंने कह दिया कि वो, जैसे एक एग्जांपल ले दिया, मैंने कह दिया कार कल बेची गई, कार कल बिकी, यानी बीते हुए समय में कार्य संपन्न हो गया। कार जो थी हमारी, जो मोटर कार थी, उसके बिकने में कुछ बाकी
नहीं है। तो कार कल बिकी, तो जाहिर सी बात है बीते हुए समय में उसके बिकने का कार्य पूरा हो गया है, तो कार्य तो पूरा हो गया। और बीते हुए समयों से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द लगे हों तो उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे, यानी द कार सेल्ड यस्टरडे। तो देखिए समझिए, बीते हुए समयों में पूरा होने वाले कार्यों को संकेत करने के लिए बीते हुए समयों को बताने वाले क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण पदबंधों के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी बीते हुए समय में कार्य संपन्न हुआ और बीते हुए समयों को सूचित करने वाले क्रिया विशेषण शब्द या क्रिया विशेषण वाले पूरे क्लास लगे होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आप आंख मूंद कर करिएगा। तो आप पुनः पूछेंगे कि सर एक एग्जांपल आप दे दीजिए कि पास्ट परफेक्ट कैसे हो गई। मैंने कह दिया कि मैं अपना कार बेच चुका था। ध्यान दीजिएगा, मैंने अपना कार बेचा और मैं अपना कार बेच चुका था, इसमें अंतर है। मैंने अपना कार बेचा यानी मैंने अपने मोटर कार को बेचा, यानी बीते हुए समय में मैंने कार्य को संपन्न किया, इतनी बात क्लियर है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपना मोटर कार बेच चुका था, इसका मतलब है कि एक निश्चित समय के पहले ये कार्य हो चुका था, एक निश्चित समय को संकेत किया जा रहा है। एक ऐसे उदाहरण से लिखिए, समझिएगा, जैसे मैंने कह दिया मीरा पत्र लिखी, यानी बीते हुए समय में कार्य पूरा हुआ। लेकिन मैंने कह दिया मीरा पत्र लिख चुकी थी, तो ध्यान से समझिएगा, जब आप आए थे वो एक निश्चित समय है, उसके पहले मीरा पत्र लिख चुकी थी। मैंने कह दिया कि मीरा पत्र लिख चुकी थी, इसका मतलब यह है कि एक विशेष कोई समय है, जिस समय का जिक्र हो रहा है उसके पहले उसका काम हो गया था। यानी किसी विशेष समय के संदर्भ में जब देखा जाता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और बस वैसे ही बताया जाता था, यदि बताया जाता है कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि वह स्कूल गया, इसका मतलब गया। अब मैंने कह दिया वह स्कूल जा चुका था, इसका मतलब जब आप आए तो वह स्कूल जा चुका था। यानी आपके आने का एक निश्चित समय है ना, तो एक निश्चित समय से पहले कार्य संपन्न हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और यदि बीते हुए समय में कार्य हुआ, ठीक है ना, समय ध्वनित भी हो सकता है, समय दिया गया भी हो सकता है, समय नहीं भी दिया गया हो सकता है, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो देखिएगा, द कार सेल्ड यस्टरडे, यानी कार जो मोटर कार थी वो कल बेची गई, यानी बेचने में अब कुछ बाकी नहीं है। और ये ध्यान दीजिएगा, बीते हुए समयों से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द लगा है, इसलिए ये देखिए सेल्ड यानी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाकर इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया। जैसे मैंने कह दिया गीता लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, यानी गीता ने पिछले वर्ष स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने का कार्य संपन्न है। और देखिए पिछले वर्ष ये बीते हुए समयों से संबंधित क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण पदबंध यदि आए रहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट यानी लीव का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये है कि बीते हुए समय में यदि कोई कार्य संपन्न हुआ, जैसे मैंने कह दिया एक मैं आम खाया, तो इसका मतलब यह है कि अब आम खाने में कुछ बाकी नहीं है, ईट का एट लग जाएगा, आई एट मैंगो, मैंने आम खाया, तो जाहिर सी बात है आई एट मैंगो, यानी बीते हुए समय में कार्य संपन्न हुआ। लेकिन मैंने कह दिया मैं आम खा चुका था, इसका मतलब यह है कि जब आप घर पर आए थे उसके पहले, यानी जब आप घर पर आए थे तो एक निश्चित समय है, उसके पहले कार्य हो चुका था। कार्य की संपन्नता की बात तो हो रही है, लेकिन एक निश्चित समय के पहले, तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट। और यदि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ, बस इतना यदि समय में ध्वनित हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट। अगला देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग बीते हुए समय में छोड़ी गई आदतों के लिए भी होता है। देखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बीते हुए समय में कोई आदत थी जिसको आपने छोड़ दिया है, अब नहीं वो आदत है आपके पास, तो भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। भैया सुनिएगा, जैसे मैंने कह दिया कि वह झूठ बोलता था, इसका मतलब यह है अब नहीं बोलता है, तो बीते हुए समय में छोड़ी गई आदत है। जैसे मैंने कह दिया रवि अपने पड़ोसियों को गाली देता था, अब साधु संत हो गया है, अब नहीं देता है, तो बीते हुए समय में छोड़ी गई आदत है। और बीते हुए समय में छोड़ी गई आदत के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बहुधा आप ताथा तिथि तेथे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही ड्रैंक वाइन, यानी वह शराब पीता था। अब ध्यान दीजिएगा, वह शराब पीता था, इसका मतलब अब छोड़ दिया है, और जब छोड़ दिया है तो बीते हुए समय में छोड़ी गई बातों के लिए ड्रिंक का देखिए सेकंड फॉर्म ड्रैंक लगा है, ये सेकंड फॉर्म। अब देखिए मैंने कह दिया सी एट मच फूड, यानी उसने सी एट का मतलब खाती थी, मच फूड का मतलब बहुत सारा भोजन, यानी वो बहुत सारा भोजन खाती थी, इसका मतलब अब हल्का फुल्का खाती है, यानी बीते हुए समय में छोड़ी गई आदत है। तो ये ध्यान से समझिएगा, बीते हुए समय में छोड़ी गई आदत के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैंने ऊपर बताया कि यदि बीते हुए समय में कार्य पूरा हो गया है और उसमें कार्य के पूरे होने का कोई समय निश्चित नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कार्य पूरा हो गया है और कार्य को पूरा करने वाले बीते समयों में संबंधित जो क्रिया विशेषण शब्द है या क्रिया विशेषण पदबंध है वो जुड़े हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बीते हुए समय में कार्य संपन्न हुआ और समय का बोध न कराया जा रहा हो और क्या किया गया, सीधे से आपका समय केवल वहां पर ध्वनित हो रहा है, समय ध्वनित हो रहा है कि हाँ कार्य पूरा हुआ है और किसी समय में पूरा होगा, ऐसा आभास केवल हो रहा है, तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मीरा डिड नॉट स्लीप वेल, मीरा डिड नॉट स्लीप वेल, मीरा अच्छे से नहीं सोई, मीरा अच्छे से नहीं सोई। इसका मतलब क्या है, अरे पिछले रात को, यानी वो समय ध्वनित है, पिछले रात को मीरा अच्छे तरीके से नहीं सोई। तो जाहिर सी बात है मीरा डिड नॉट स्लीप वेल यानी मीरा अच्छे से नहीं सोई, तो इसका सीधे सा मतलब है कि वो जो पिछली रात बीती है उसी को समय के द्वारा ध्वनित किया जा रहा है। हाँ, वो पिछली रात का जिक्र सेंटेंस में नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस आपका इतना तो है ना कि आप समझ लेंगे। अगला देखिए, आई लर्न इंग्लिश इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में इंग्लिश सीखा, मैं इलाहाबाद में इंग्लिश सीखा। इसका मतलब सीधा सा है कि जब मैं था, यानी जब मैं 2018-19 में वहां था तो मैं इंग्लिश सीखा। तो जाहिर सी बात है जब मैं सीखा तो समय को ध्वनित किया जा रहा है, समय का यूज नहीं किया गया है। तो बिना समय को सूचित करने वाले एडवर्ब्स के साथ भी इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां समय सिर्फ ध्वनित होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि बीते हुए समय में पूरा होने वाले कार्यों की ओर संकेत करने के लिए बीते हुए समयों को बताने वाले क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण पदबंधों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, बीते हुए समय में छोड़ी गई आदतों को बताया जाता है। और तीसरा जो है, बिना समय को सूचित किए भी यदि एडवर्ब्स के साथ, बिना समय को सूचित करने वाले एडवर्ब्स जो है या एडवर्ब्स क्लास जो है उनके साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। बट केवल इतना रहता है कि समय वहां पर ध्वनित रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहता है, कॉमन सेंस लगाने पर समय निकल आता है। तो ये रहा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शायद अब कुछ बाकी नहीं रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, और आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल तेजी से आपका ग्रो हो रहा है। ये आपका चैनल है, हमारा कुछ नहीं है, ये विद्यार्थियों की मांग को पूरा करने की कोशिश है। और बाकी यदि जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे तेजी से पूरा होते हैं, हमको लाइव बटन मिल जाएगा और लाइव आकर पढ़ाकर आपका सिलेबस आपके एग्जाम के पहले हम पूरा कर देंगे। बाकी शुभ रात्रि, जय हिंद।